हरो अमंगल विश्व का, मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव। मंगलकारी सिद्ध पद, सो बंधु स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु उपाध्याय। सर्व साधु मंगल करो, वंदो मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म। मंगलमय मंगल करो, हरो असाता कर्म। या विधि मंगल करण से, जग में मंगल होय। मंगल मारी भावना, भव सागर दृढ़ हो। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की जय। हमारे यहाँ गुरु को मंगल मूर्ति कहा जाता है। गुरु मंगल मूर्ति होते हैं। उनके ऊपर स्थापित होता है शिष्य। वे शिष्य को पाप नहीं करने देते। आचार्य भगवंत जिस विद्यालय की कल्पना करते थे, मुझे आज भी याद है, बहोरी बंद में जब प्रतिभा मंडल की बहनें आचार्य महाराज से निर्देशन ले रही थी, आचार्य श्री जी ने सारी की सारी बहनों को एक प्रोजेक्ट दिया। बच्चों से पूछो, बच्चों मेरी तरफ देखो, बच्चों से पूछो कि शिक्षा क्या नहीं करने देती। बच्चों से पूछो शिक्षा क्या नहीं बनने देती। जब ये बात गुरुदेव के मुख से निकली और जबलपुर ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाओं ने अपने करीब 1400 बच्चों से पूछा, एक प्रोजेक्ट दिया सारे के सारे बच्चों को कि शिक्षा क्या नहीं करने देती, शिक्षा क्या नहीं बनने देती। इस पर हर बच्चे को एक कोई अपना विचार कागज पर उकेरना है। और मुझे याद है जब गुरुदेव फिर घूमते हुए बहोरी बंद से जबलपुर पधारे तो देखने लायक जबलपुर प्रतिभा स्थली की बाहर की दीवारें थीं, जिसमें सबसे पहले तो प्रवेश करते साथ ही वहां पर एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता हुआ, चाक को घुमाता हुआ एक प्रोजेक्शन में दिखा रहे थे, जिसमें एक संकेत था कि जो घड़ा है वो शिष्य है और गढ़ने वाला कुम्हार है। वहां पर लिखा था, यह परिश्रम का उपाश्रय है, यहां पर कठोर परिश्रम कराया जाता है और कठोर परिश्रम के बाद अवे की आग में तपा करके कुंदन सा कलश निकालने के लिए यह परिसर बनाया गया है। ऐसे ऊंचे विचार के साथ
जब प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में प्रवेश किया, यह बात 2009 की है बंधुओं। 2009 में हम लोग प्रवेश कर रहे थे, वहां से गुरुवर को होते हुए अमरकंटक जाना था। गुरुदेव प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पर पधारे। दीवालों पर अजीब सी बाहर की एक रौनक थी। दीवालों पर सबसे पहले कक्ष के ऊपर लिखा गया था, पढ़ो, शिक्षा मजदूर नहीं बनने देती। दूसरे कक्ष के ऊपर लिखा था, पढ़ो क्योंकि शिक्षा जेल नहीं जाने देती। तीसरे कक्ष के ऊपर एक चित्र बनाया था, पढ़ो क्योंकि शिक्षा कभी भी वैश्यावृत्ति करने नहीं देती। चौथे कक्ष के ऊपर गया, सब एक एक दृश्य गुरुवर देख रहे थे, आज भी मुझे याद है। चौथे के ऊपर जब कक्ष के ऊपर दृष्टि डाली तो फिर वहां पर लिखा था, पढ़ो शिक्षा रिक्शा नहीं चलाने देती। पढ़ो क्योंकि पढ़ो शिक्षा कभी भी किसी भी व्यक्ति को झुकने नहीं देती। पढ़ो शिक्षा कभी किसी को बलात्कार करने नहीं देती। पढ़ो शिक्षा कभी किसी को जेब कतरा नहीं बनाती। पढ़ो शिक्षा कभी किसी को हिंसक नहीं बनाती। पढ़ो, किस लिए पढ़ो? हर कक्ष के बाहर की दीवार पर शिक्षा क्या नहीं करने देती और शिक्षा क्या नहीं बनने देती, ऐसे दो दृश्यों को बच्चों से उनको पहले एक प्रोजेक्ट वर्क दिया। कागज में उन्होंने अपनी थीम लिखी, जो सबसे बेस्ट थीम थी उनको किसी पेंटर के माध्यम से और कक्ष की बाहर की दीवारों पर जब उकेरा गया, जितने भी माता पिता विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते वे देखते कि यहाँ का मोटिव ही बिल्कुल अलग है। मोटिव में सामने चीजें दिखाई दे रही है। बच्चा बार बार उस चित्र को देख करके सीखता है, क्योंकि हम सभी लोग साइकोसोमेटिक होते हैं। हमको जैसा मन में दिया जाता है हम फिर वैसे ही अपने आप की संरचना करते हैं। आचार्य श्री जी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था बंधु। आचार्य भगवंत ने कहा कि बाहर की दीवारें इस बात की प्रभावना करें कि शिक्षा क्या नहीं करने देती, शिक्षा क्या नहीं बनने देती। आप सब बच्चे भी, विद्यालय के शिक्षक महोदय, इनको एक प्रोजेक्ट दीजिएगा, शिक्षा क्या नहीं करने देती, शिक्षा क्या नहीं बनने देती। वहां पर देखा, शिक्षा कभी भी किसी को हिंसक नहीं बनने देती। एक उसके ऊपर वहां पर लिखा था, शिक्षा कभी भी चोरी नहीं करने देती। कितने सारे लोग हैं जो जेब कतरे बनकर के पूरे देश में घूम रहे हैं, और तो और घर के अंदर भी जब चोरियां होती हैं उसमें एक भय और शिक्षा का अभाव ही कारण होता है। शिक्षा कभी किसी को भयभीत नहीं करती, शिक्षा रावण नहीं बनने देती। ये बात जब एक विद्यालय में कक्ष के ऊपर लिखा हुआ था तो देख करके बड़ा अच्छा लगा कि इतना अच्छा प्रोजेक्शन बाहर की दीवारों पर गुरुवर के एक संकेत से दिखाया गया। अंदर की दीवारों पर भी कुछ इतिहास दिख रहा था। जब कभी भी किसी भी विद्यालय में अन्वेषण के लिए जाता हूं, बाहर की और अंदर की दोनों की दीवारों को देखता हूं। अंदर की दीवारों में गुरुवर संकेत देते हैं। गुरुदेव कहते थे कि अंदर की दीवारों पर भविष्य की कल्पना मत दिखाना। मंदिर की, विद्यालय की अंदर की दीवारों पर जो लोग इतिहास में शामिल हो गए हैं, जो लोग कुछ काम करके आसमानी हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों का वहां पर प्रभाव दिखाई देता हो। कहीं पर भगवान महावीर की पावन पवित्र उपदेश अहिंसा परमो धर्म दिखाई देता हो,
कहीं पर भगवान बुद्ध का संकेत अपदीपो भव दिखाई देता हो, कहीं पर मां भारती का वह पावन पवित्र उपदेश जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यह दिखाई देता हो। अंदर जाकर के मैंने हर कक्ष को जब देखा, देखने पर दिख रहा था कि कक्ष के अंदर अब्दुल कलाम आज़ाद जी को लिया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद से गुरुवर स्वयं अपनी एक भावना रखते थे कि ऐसा एक अद्भुत व्यक्तित्व है जिनके अपने ज्ञान के क्षयोपम से और जिन्होंने जो कमाल किया है देश के लिए वो काबिले तारीफ था। विद्यालय की संरचना कैसे होती है, आचार्य भगवंत खुद लगातार उपदेश देते थे। बाहर की दीवार पर लटका हुआ बंदर आदमी को बंदर बनने की प्रेरणा देता है, लेकिन अगर बाहर की दीवार पर हम कोई ऐसी चित्र दिखाते हैं, पढ़ो शिक्षा मजदूर नहीं बनने देती। जब पहली बार इसको देखा और उस मजदूर का चित्र देखा, काला लेकिन अच्छी ताकत, और उसके सिर पर बहुत बड़ा पत्थर रखा है, उसकी जंघाओं में धीरे धीरे इतना तेज खिंचाव हो रहा है, शरीर से झमाझम पसीना बह रहा है, फिर सामने वाला बच्चा अपने आप सीखता है, पढ़ो शिक्षा कभी मजदूर नहीं बनने देती। आप लोग भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आए हैं, 1000 से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे हैं। इसमें से कुछ किंडरगार्टन के भी बच्चे देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक किंडरगार्टन होता है, बच्चों को माँ बाप अपने घर से विद्यालय भेजते हैं, वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होती है। उस प्राइमरी स्टेज में बच्चे घर से दूर रहना सीखते हैं। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, सिर्फ इतनी ही शिक्षा होती है उन छोटे बच्चों के लिए कि 5-6 घंटे ये घर से दूर रहना सीख लेंगे, सोशलाइजेशन सीखते हैं, साथ में एक जैसी सोसाइटी को बिलोंग करने के लिए किस तरीके से हमको बिहेव करना है, वो बिहेवियर सीखते हैं। वो घूमते हैं, पढ़ते भले ना हो लेकिन वो देख देख करके समझते सब हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनकी किताबों पर एप्पल के बाद ए फॉर एप्पल के बाद एप्पल का चित्र बना रहता है। यही वो छोटी सी उम्र होती है जिसमें बच्चा एक एक चित्र को, अपने विद्यालय के बाहर के चित्र को देखता है और देख करके समझता है कि मुझे क्या बनना है, वो तय करता है। अपने आसमान को बच्चे खुद तय करते हैं। ये प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें नर्सरी से लेकर के 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वे शामिल होते हैं। गुरुवर जब शिक्षा के संकेत देते थे तो आचार्य भगवंत हमेशा शिक्षिकाओं से कहते थे, शिक्षकों से कहते थे, देखना आप लोगों के ऊपर आगे आने वाले भविष्य की जवाबदारियां हैं, वक्त से पहले कोई कुटिल ना बने। एक समय आता है जब बच्चा ऑटोमेटिकली झूठ बोलना सीख जाता है। एक समय आता है बच्चे मायाचारी करने लगते हैं। आप उन बच्चों को देखिएगा, एक समय के बाद, जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखा एक बच्ची जिसको सबसे पहले सम्मानित किया गया, जब उसका सम्मान हुआ तो सम्मान के बाद उसने अपने शिक्षक के, अपने बड़ों के पैर छुए। मैं देख रहा था उस बच्ची को कि ये बच्ची इनोसेंट गर्ल है। इनोसेंट गर्ल क्यों है? नादान बच्चे होते हैं जब अंदर मन में कुटिलता नहीं होती, घर के मन के अंदर मायाचारी नहीं होती, सहज में किसी व्यक्ति को ना जानते हुए भी उसके पैर छू लेता है इंसान। और जब ये इनोसेंट गर्ल से जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, बड़े होने साथ ही पैर छूने की बात खत्म होती है, हाथ मिलाने लगते हैं। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो अपने ही शिक्षक से हाथ मिलाते हैं। ये छोटे से मनोविज्ञान से शिक्षक पढ़ता है कि इसके मन के अंदर अब कुटिलता आ गई है, इसके मन के अंदर अब भावनाएं बदलने लगी हैं, क्योंकि शिक्षा तो हमने झुकने की दी थी, लेकिन अब ये हाथ मिलाने की और गले मिलने की शिक्षा अपने आप सीख करके आया है।
शिक्षक उस शिक्षा में बदलाव नहीं करता, लेकिन उसमें स्टेज वाइज डिफरेंस क्रिएट करता है। प्राइमरी स्टेज से हट करके वे जूनियर सेकेंडरी पे आते हैं, फिर हायर सेकेंडरी पे आते हैं, उसके बाद एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है। इसके बाद एक्चुअल की शिक्षा तो इसके बाद होती है, जब कंप्रेसिव स्कूल होते हैं, स्पेशल नीड स्कूल्स होते हैं, उसके बाद और भी ऐसे स्कूल होते हैं जिन स्कूलों में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। अभी हम बिल्कुल प्राथमिक स्तर के उस विद्यालय पर बैठे हैं जिस विद्यालय पे सबसे बड़ी और गहरी जवाबदारियां होती हैं। मैंने पूर्व में ही वह बात कही है, शिक्षक को हमारे यहाँ मंगल मूर्ति कहते हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय विद्यापीठ के द्वारा चलाया गया संयुक्त तत्वाधान में सरस्वती शिशु मंदिर, जिसको आपके यहाँ भारतीय विद्या निकेतन कहते हैं, जब उस विद्यालय में मैं पढ़ता था वहाँ पर भी कुछ आचार्यों के आगे मंगल मूर्ति शब्द का टाइटल दिया जाता था। इस मंगल मूर्ति शब्द को देकर ना, जब उनके सामने बैच पर मंगल मूर्ति लिखा रहता था, इससे ये बात तय हो जाती थी कि ये शिक्षक कभी भी आक्रामक नहीं होते। उस टाइटल की विशेषता थी, शिक्षक शाकाहारी होते थे, शिक्षक आक्रामक नहीं होते थे, शिक्षक बच्चे का मेंटल प्रेशर मेंटेन करने में एक्सपर्ट होते थे। उनको मंगल मूर्ति कहते थे, क्योंकि एक टाइम आता है जब आप धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जब लाइफ पे आ रहे होते हैं, उस समय बच्चों के मेंटल प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी उन्हीं शिक्षकों का होता है। बच्चों की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं के अनुरूप उनके लिए माहौल तैयार करना, ये मंगल मूर्ति का काम होता है। हो सकता है आपके यहाँ भी कोई मंगल मूर्ति हो, अगर ना हो तो फिर हम एक नया टाइटल हर शिक्षक के लिए मंगल मूर्ति शब्द का जरूर देखिएगा। गुरुवर ने जब ये शब्द कहे, फिर आचार्य श्री जी हम लोगों से ही कहते हैं, अपने यहाँ लिखा तो है, मंगलाचरण में वही बात मैंने आपके बीच में रखी है, मंगल मूर्ति परम पद पंच धरु नित ध्यान। एक अच्छे बच्चे की, एक अच्छे विद्यार्थी की जवाबदारी होती है कि नमोकार मंत्र के चरणों में जैसे आपने पहले 4 शब्द अर्पित किए, ठीक ऐसे ही जो महास्नातक परम भगवत देव है, अरहंत परमेष्टि, वे भी मंगल मूर्ति हैं, सिद्ध परमेष्टि मंगल मूर्ति हैं, आचार्य मंगल मूर्ति हैं, उपाध्याय मंगल मूर्ति हैं, साधु भी मंगल मूर्ति हैं, इसके बाद जिनवाणी भी मंगल मूर्ति हैं, साधु के मुख से निकला गया उपदेश भी मंगल मूर्ति शब्द ब्रह्म के रूप में आप सबके बीच में आता है। ये बात गुरुवर ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाओं को जब समझा रहे थे, मैं बैठ करके सुनता था कि कितना मधुरम और कितना उच्च स्तर का संकेत है। आचार्य श्री जी ने बेटियों को माइंड डेवलप के लिए जब वो पहली बार यहाँ पर अपने ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में पधारे, जिस समय वह ज्ञानोदय विद्यापीठ बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो चुका था, उसमें करीब 850 से ज़्यादा बेटियाँ पढ़ रही थीं। आज तो उनकी संख्या करीब 2000 से ऊपर है। ऐसे 5-6 अलग अलग विद्यालय हैं जहाँ पर करीब 7000 से ज़्यादा बेटियाँ अपने सील की सुरक्षा के साथ लगातार विद्या अध्ययन करके देश के लिए एक नया कौशल गढ़ने के लिए तैयार हो रही है। जैसे ही ये भी वह AVS स्कूल, जिसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर AVS स्कूल की मान्यता प्राप्त है, यह विद्यालय भी उन्हीं आदर्शों पर धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है। इस विद्यालय को भी ऐसा मंगल आशीष देता हूँ कि जैसे इन्होंने गुरुवर का नाम रखा है, ऐसे ही गुरुवर की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के यह विद्यालय प्रतिदिन दिन दुगनी और रात चौगनी वृद्धि करे, ऐसा आशीष यहाँ के सारे विद्यालय में रहने वाले प्रत्येक जनमानस को देता हूँ। शिक्षक परिसर में जितने भी लोग हैं, भगवती के रूप में विराजमान जो आरिकाएं हैं, आरिकाओं जैसी जो शिक्षिकाएं हैं,
साधनाशील हैं, धैर्यवान हैं। इन्हीं के ऊपर मैं देख रहा हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल को टच करती हुई बहुत सारी बेटियां हैं। उनको संभालने की जवाबदारी भी मैंने देखा कि बहुत युक्तिपूर्वक यहाँ के मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल को एक पुरुष न रख करके चेयरपर्सन में एक महिला को इसलिए रखा है कि बेटियों के भविष्य का निर्धारण जितने अच्छे से एक माँ समझ सकती है शायद पुरुष नहीं समझ सकता। ऐसे पवित्रम विचारों के साथ जब मैंने देखा कि प्रिंसिपल की सीट पर महिला को बिठाया गया है, मैं इस बात से आश्वस्त हुआ कि यहाँ पर बड़ी होती हुई बेटियों की सुरक्षा की जवाबदारी पूरी की पूरी प्रिंसिपल मैडम के हाथ में है। वे बहुत अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य का जो निर्वाहन कर रहे हैं, उनके लिए भी उनके अंतर मन को, उनकी अंतः साधना को एक साधुवाद जरूर प्रेषित करता हूँ। अपनी बात अभी और भी कुछ रखना मेरे लिए शेष है। गुरुवर कहते थे कि विद्यार्थी को एक अच्छे घोड़े के जैसा होना चाहिए। जब कभी भी जो भी विद्यार्थी हैं, उन सारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, विद्यार्थी अपने आप को विद्यार्थी न समझे। विद्यार्थी अपने आप को पहले आंख बंद करके महाराणा प्रताप के उस घोड़े को आंख में अंदर शामिल करो कि महाराणा प्रताप का वो जो घोड़ा, कंबोज का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। चेतक के अंदर की खूबी थी उसका फुर्तीलापन, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर, किस तरीके से वो बिना कहे अपने महाराणा प्रताप की बात को समझता था। जब कभी भी आप वो स्थान देखेंगे जहां से महाराणा प्रताप के घोड़े ने छलांग लगाई थी, महाराणा प्रताप ने तो सिर्फ लगाम खींची थी, चेतक ने तय कर लिया था कि पीठ पर बैठा हुआ जो मालिक है, अगर इसकी रक्षा करनी है तो मुझे ये पूरी नदी पार करनी ही पड़ेगी। और इतनी ऊंची छलांग, लंबी छलांग लगाई थी और महाराणा प्रताप को नदी के इस पार से उस पार खड़ा कर दिया था। ये चेतक की जो जवाबदारी थी, गुरुदेव हम लोगों से कहते थे अच्छे विद्यार्थी को एक घोड़ा होना चाहिए। घोड़ा फुर्तीला होता है, घोड़ा समझदार होता है, घोड़ा अपने मालिक के इशारे समझता है। घोड़े में कोड़े लगे फिर वो घोड़ा नहीं होता, गधा होता है। गुरुदेव क्या कहते थे, घोड़े को कोड़े लगे तो फिर वो घोड़ा नहीं, गधा है। आप लोगों को अगर आपके शिक्षक थोड़ा भी कोड़ा लगाएं तो जितना तेज कोड़ा लगे बस आप उतने ही गधे हैं। अब महाराज गधे से घोड़ा कैसे बनेंगे? गधे से घोड़ा बनाते हैं मंगल मूर्ति। वे शिक्षक जो सुबह से लेकर शाम तक आपको अपना एक कीमती समय देते हैं। गुरुदेव पूछते थे शिक्षिकाओं से कि वो जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो आपके साथ कितने घंटे रहते हैं? आचार्य भगवत के सामने जब बात रखी कि 6 घंटा 7 घंटा, 6 घंटे तो करीब मिलते ही हैं बच्चों को विद्यालय परिसर में रहने के लिए, तब गुरुदेव कहते थे ये भी बड़ा सौभाग्य है कि 6 घंटे बच्चे आपके साथ रहते हैं। आप सब शिक्षिकाओं से मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि बच्चे आपके साथ 6 घंटे रहते हैं। शिक्षकों और शिक्षिकाओं से उस बात को गहराई के साथ कहना चाहूंगा, वे सभी प्रबुद्ध शिक्षक इस बात को सुने और समझें। आचार्य श्री जी का एक हाइको है। आचार्य श्री जी ने अपने हाइको में वो बात कही है। पहले हाइको के बारे में कह दूं कि एक जापानी छंद होता है जिसमें ऊपर की पंक्ति पर 5 अक्षर होते हैं, बीच में 7 अक्षर होते हैं, नीची पंक्ति में फिर 5 अक्षर होकर के कुल 17 अक्षरों की पंक्ति की एक कविता है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं पहले 5 अक्षर अंधे बहरे। शिक्षक मेरी बात को गौर से सुनेंगे। अंधे बहरे गुरुदेव कहते हैं पहले 5 अक्षर हो गए, बीच की पंक्ति के 7 अक्षर। मूक क्या बिना शब्द, अंधे बहरे मूक क्या बिना शब्द शिक्षा ना पाते। आचार्य श्री जी शिक्षकों के लिए कह रहे हैं कि अभी आपका सौभाग्य बड़ा जबरदस्त है
कि आप जिस बच्चे को ट्रीट करते हैं वो अंधा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो गूंगा नहीं है। जब आपके बच्चे के पास 3 बड़ी एबिलिटी है कि बच्चा अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है, गुरुवर कहते हैं उन शिक्षकों को सोचो जो अंधे, बहरे और गूंगे बच्चों को आईएएस ऑफिसर बना देते हैं। उनका मेंटल स्टैंडर्ड क्या रहता होगा, क्या गजब का मेंटल स्टैंडर्ड रहता होगा उन शिक्षकों का, किस तरीके से वो अपना डेडिकेशन देते होंगे अपने प्रोफेशन को लेकर के कि अंधे, बहरे और गूंगे लोगों को आईएएस ऑफिसर बना देना, किसी गूंगे और बहरे को बेहतरीन पेंटर बना देना, ये तो जायज है, लेकिन किसी अंधे को पेंटर बना देना। गूगल में कभी आपने सर्च नहीं किया होगा, कभी सर्च करिएगा कि कोई अंधा हो और जो पेंटिंग बनाता हो, उसके लिए भी कोई इंस्टीट्यूट होता है। मैंने कहा था ना शुरुआत में, स्पेशल नीड स्कूल भी होते हैं, जिन स्पेशल नीड स्कूल्स में किस तरीके की भावनाओं के साथ शिक्षकों का अपना एक गजब का डेडिकेशन होता है। उस डेडिकेशन में वहां से निकले बच्चे 100% प्लेसमेंट के लिए हकदार होते हैं। आचार्य श्री जी कहते थे वह बात कि 10वीं क्लास के बाद बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए खुद पैसा कमाने लगें, ऐसी शिक्षा विद्यालय में मिलनी चाहिए। 10वीं क्लास के बाद कोई बच्चा पढ़ेगा कि पैसा कमाएगा। आचार्य श्री जी कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का वह जो प्रभाव है जिसके कारण 28 साल का बच्चा आज भी अपने पिता के सामने 5,000, 10,000, 15,000 के लिए हाथ फैलाता है, यह शिक्षा हमारे भारत की शिक्षा नहीं है। हमारे भारत की शिक्षा में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो कि 10वीं क्लास का बच्चा 1 घंटा भी अगर प्रतिदिन मेहनत करेगा, 10वीं क्लास के बच्चे के लिए आप अपने विद्यालय में हथकरघे का ऊपर एक सेंटर खोल दीजिए, उसमें बच्चों को 1 घंटे वर्क के लिए दे दीजिए। 1 घंटे के वर्क में बच्चा मान लीजिए 3 मीटर कपड़ा निकालता है, बात को मेरे गौर करेंगे, 3 मीटर कपड़ा अगर बच्चा निकालता है तो 50 रुपए मीटर के हिसाब से बच्चे को पारिश्रमिक मिलता है। मतलब 1 घंटे का 150 रुपए, 150 रुपए होने पर 1 महीने में कितना हो जाता है, करीब 4,500 रुपए 10वीं क्लास में बच्चा कमाने लगे। अपनी स्कूल की फीस भी निकाल लेगा, अपने भोजन के खर्च भी निकाल लेगा, अदर एक्सपेंसेस भी वो निकाल लेगा। अगर इस पे वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है तो फिर इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है। लेकिन 12वीं से निकलने के बाद ये बात बिल्कुल तय हो कि विद्यालय से निकला हुआ 12वीं क्लास का छात्र जब बाहर अपने घर की ओर वापस लौटेगा तो वो भूखा नहीं मरेगा, कम से कम 50,000 रुपये महीना कमाने की सामर्थ्य पैदा करने वाले विद्यालयों की भावना गुरुवर की रही है और उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी किया है। आप जब अपनी बच्ची का एडमिशन ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली में कराते हैं, बच्ची 12वीं क्लास से निकलने के बाद 40,000 रुपये प्रति माह कमाने की सामर्थ्य वाला टैलेंट लेकर के वहां से बाहर निकलती है। ये शिक्षा का कमाल है। हमारे यहाँ की अलग तरीके की शिक्षा है। शुरुआत में मैंने एक शब्द कहा था, शिक्षा क्या नहीं बनने देती, शिक्षा क्या नहीं करने देती। नीरज जी ध्यान देंगे हमारी बात को। शिक्षा मजदूर नहीं बनने देती। जितने भी ब्रिटिश में, लंदन में, अमेरिका में, यूरोप कंट्री में पहले सबके लिए शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। वहां पर विशेष वर्ग के लोगों को ही एजुकेशन दिया जाता था और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसको शिक्षा दी नहीं जाती थी। शिक्षा नहीं देंगे तभी ये मजदूरी का काम करेंगे। अगर इनको शिक्षा दे दी जाएगी तो फिर ये कभी काम नहीं करेंगे, ये भी हमारे जैसा दिमाग चलाएंगे। तो शिक्षा विशेष वर्ग के लोगों के लिए थी, उसमें विशेष कौम के लोगों के लिए शिक्षा थी। उसमें प्राय करके ईसाई ज़्यादा आते थे। ईसाई ज़्यादा आने के कारण वहाँ की अलग व्यवस्था थी। पहले के ज़माने में जो शिक्षा थी, जो विदेशों में शिक्षा मिलती थी, वह शिक्षा विशेष वर्ग के लोगों को मिलती थी। सबसे पहले विद्यालय में जाते साथ ही प्रार्थना होती थी। प्रार्थना
कोई विद्यालय का अंग नहीं था। प्रार्थना व्यक्ति को धार्मिक बनाने के लिए विशेष प्रकार की उस प्रार्थना को कराया जाता था। बच्चे संडे के दिन चर्च जा सकें, इसलिए संडे को छुट्टी मिलती थी। संडे की छुट्टी किसी और विशेष किसी कारण से नहीं, बच्चे चर्च जाते थे। चर्च जाने, माता पिता के साथ वो बच्चे चर्च जाएंगे तो चर्च जाने के लिए उनकी धार्मिकता बनी रहे, इसलिए संडे को छुट्टी दी जाती थी। इसके अलावा संडे की छुट्टी का कोई काम नहीं था। गर्मी के दिनों में 2 महीने में माता पिता जब अपने खेत की फसल पक जाती थी तो फंसी हुई फसल को काटते थे, तो बच्चे उनका हाथ बटाते थे, इसलिए गर्मी की छुट्टियां मिलती थी। गर्मी की छुट्टी का लॉजिक था, संडे की छुट्टी का लॉजिक था, सुबह की प्रार्थना का लॉजिक था। वो लॉजिक हमने गतानुगतिक होकर के आज भी सिस्टम पे अपना लिया है। आज भी हम संडे की छुट्टी देते हैं, आज भी हम गर्मी के समर वेकेशंस देते हैं। हमको पता नहीं कि हम समर वेकेशंस क्यों देते हैं, लेकिन हम समर वेकेशंस देते हैं। समर वेकेशंस मिलते थे अपने खेत में खड़ी फसल को काटने के लिए। आज तो किसी के घर में खेत भी नहीं होंगे, फसल भी नहीं होगी, और गर्मी की छुट्टी देना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा वजन हो गया। महाराज ये 2 महीने और स्कूल लगे तो और अच्छा, लेकिन शिक्षक भी चाहता है गर्मी की छुट्टी में 2 महीने हम घूमेंगे फिरेंगे, बनेंगे नवाब। शिक्षक भी बाहर निकलना चाहते हैं, बच्चे भी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था वहां पर 2 महीने की पढ़ाई का कोर्स दे दिया जाता था, और उस कोर्स के बाद उसी कोर्स के बेस पर अगली क्लास पे एंट्री होती थी, तो बच्चे लगातार एजुकेशन में इंगेज रहते थे। कोर्स ऐसा सुव्यवस्थित और सुदृढ़ होता था जिसके माध्यम से उनकी भावनात्मक इमोशंस क्वालिटी डेवलप होती थी। करुणा कैसे की जाती है, दया कैसे करी जाती है, कौन से जीव में किस तरीके की जीवन शैली रहती है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट दे दिए जाते थे कि गर्मी में बच्चे उस प्रोजेक्ट को फिनिश करते करते अपने आप एक अपडेट होकर के नया वर्सन बच्चे का तैयार होता था। जैसे अभी मोबाइल के नए वर्सन आते हैं हर साल, हर माह, हर 6 महीने में, ऐसे ही हर क्लास अपडेट होने पर बच्चे का एक नया वर्सन निकल करके आता था। और 12वीं क्लास से निकलने के बाद बच्चों में एक अपने आप देशभक्ति का गर्व होता था। पीटी होती थी बंधुओं, भूल ही गया उस बात को कहना, तो पीटी होती थी। वो पीटी इसलिए नहीं, योगा फॉर हेल्थ इसके लिए नहीं, पीटी होती थी कि जब कभी भी देश पर आक्रमण होगा तो आक्रमण में बच्चे सैनिकों के फर्स्ट बेसिक मास्टर रूल्स को समझ सकें। इसलिए लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे बाएं दाएं बचल, पीछे मुड़, आगे मुड़, ये सब सिर्फ सैनिक बनाने के लिए हमारे विद्यालयों में, उस समय उधर के विद्यालयों में पीटी लगाई जाती थी। और आज वो पीटी, आज वो संडे की छुट्टी, आज वो गर्मी की छुट्टी, आज वो सुबह की प्रार्थना हमारी विद्यालय की रूटीन लाइफ में शामिल तो है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि क्यों शामिल है। हो सकता है शिक्षक भी इस बात से अनभिज्ञ हो और पहली बार इस बात को सुन रहे हो, लेकिन ये वैसे रूल्स थे जिनकी आज कुछ अलग तरीके से आवश्यकता है। आज विद्यालयों में बच्चों को करुणा सिखाने की आवश्यकता है। बच्चे करुणा कैसे सीखेंगे, जीव को कैसे बचाया जाता है, बचाने पर किस तरीके का पाप पुण्य मिलता है, ये जब बातें हम बच्चों को दे पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, तभी हम गुरुवर के विचारों का एक नया भारत खड़ा कर पाएंगे। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जब अपनी बेटियों को शिक्षा देती है, वहाँ के 7 मास्टर रूल हैं: स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ वन और स्वस्थ एक और शब्द है चेतन। ऐसे 7 विशेष संकल्पों को लेकर के वहाँ किसी भी विद्यार्थी को तैयार किया जाता है। इस स्वस्थ वन, तन, मन, वचन, वतन, वन और चेतन में ये विद्यालय भी काम करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। शब्दों की अपनी मर्यादाएं होती हैं, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन इंसान समय से बंधा है। और मैं तो वैसे भी समय से और समय सागर जी महाराज जी से पूर्णतः बंधा हुआ हूँ। मैं समय को कभी लांघने की कोशिश नहीं करता। प्रार्थना करता हूँ खुद
अपने गुरु से कहता हूँ कि गुरुदेव बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी समय को लांघने की कोशिश ना करूं, क्योंकि समय ही आदमी का तारनहारा है, समय ही संभालने वाला है। समय की ही प्राप्ति के लिए यह इंसान दिन रात मेहनत करता है। यह बात अगर समय पर समझ में आ जाए तो फिर सबका समय बहुत अच्छा बनेगा, आपका समय भी बहुत अच्छा बने। इन भावनाओं के साथ अपने शब्दों को अल्प विराम देता हूँ। पुनः कभी मौका मिला तो अपने उद्बोधनों से आपके कुछ और दृढ़ बिंदु खोलने का मैं प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।